हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम लोग जनवरी का हम लोग करंट अफेयर देखते हैं, इन्वायरमेंट सेक्शन। इस वीडियो में हम पूरे इन्वायरमेंट सेक्शन को कवर करेंगे। तो देखते हैं पहला न्यूज क्या है। पहला न्यूज आया है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2026। तो देखते हैं न्यूज क्या है। एक्चुअली हम लोग इस वीडियो में क्या है, कोई भी करंट अफेयर देखेंगे तो उसमें पहले न्यूज देखेंगे क्या है, उसके बाद उस न्यूज में जो भी टर्मिनोलॉजी है उसे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और एक वन लाइनर टाइप कोशिश करेंगे कि एक माइंड मैप बना ले, ताकि वो एग्जाम में हमें वो प्रीलिम्स, एक्चुअली ये वीडियो हमारा प्रीलिम्स से रिलेटेड है, तो प्रीलिम्स में हमें वन लाइनर टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी हो सकता है। तो देखते हैं हम लोग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2026 क्या है। तो न्यूज में क्या था, न्यूज में था कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज notified the solid waste management rule 2026 superseding सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। मतलब न्यूज में बस इतना ही था, 16 को सुपरसीड करके 26 में आ गया। मतलब कुछ ना कुछ अमेंड किया होगा, 16 में रहा होगा, उसमें अमेंड करके एक नया कानून कानून वही है, सुपरसीड जस्ट किया है। तो बस हमें देख लेना है क्या नया आया है। ये प्रीलिम से रिलेटेड उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लग रहा है, जस्ट एक रीड कर सकते हैं हम लोग इसमें। बाकी इसमें हम देख सकते हैं फोर स्ट्रीम सेग्रीगेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट दिया हुआ है। ये आप देख सकते हो कि जैसे सॉलिड वेस्ट में क्या है कि अलग अलग जैसे 2026 में चार पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया है। जो भी हमारा वेस्ट है उसको चार पार्ट में हम लोग देख सकते हैं। पहला क्या है, वेट वेस्ट, दूसरा है ड्राई वेस्ट, तीसरा है सैनिटरी वेस्ट, चौथा है स्पेशल केयर वेस्ट। तो इस तरीके से सेग्रीगेट किया गया है। अब वेट वेस्ट क्या है, जैसे किचन वेस्ट होता है, वेजिटेबल फ्रूट होता है, काफी कॉमन सा चीजें। ड्राई वेस्ट प्लास्टिक हो गया, पेपर हो गया, मेटल हो गया, सैनिटरी डायपर हो गया, सैनिटरी टॉवेल, ये सब हो गया। स्पेशल केयर वेस्ट में आप देख सकते हो मरकरी, थर्मोमीटर, मेडिसिन रिलेटेड ये सब है। तो थोड़ा सा एक सेग्रीगेशन किया है। बाकी इसमें एग्जाम से रिलेटेड मुझे ज्यादा चीज, प्रीलिम से रिलेटेड ज्यादा चीज मुझे नहीं दिख रहा है। बाकी आप चाहो तो एक बार इसे जस्ट एक रीड कर सकते हो। एक यहाँ देख सकते हो सेंट्रलाइज ऑनलाइन पोर्टल बनाया टू ट्रैक ऑल द स्टेजेस ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रजिस्ट्रेशन, ऑथराइजेशन एंड ऑडिट ऑफ वेस्ट प्रोसीडिंग फैसिलिटीज। हमें इसमें बस एक लाइन हमें याद रखना है कि अभी कौन से साल के 2016 को सुपरसीड किया है। एग्जाम में ये वन लाइन टाइप क्वेश्चन बन सकता है। बाकी जस्ट एक रीड करने के लिए मेन से रिलेटेड इसमें मसाले हैं। बाकी मुझे हम एक सीधा एक बार कंक्लूजन को देख लेते हैं। क्या कहता है कंक्लूजन, स्ट्रेंथनिंग अर्बन गवर्नेंस एंड प्रोमोटिंग sustainable waste practice will make the waste sector a critical enabler of India's long-term goals of advancing environmental health, resource efficiency and net zero to 2070 goals। तो हमें पता है नेट जीरो का टारगेट क्या है, 2070। तो ये हमारा कंक्लूजन कंक्लूजन हमें जरूर पढ़ना चाहिए, इससे हमें एक ओवरव्यू पता चल जाता है। बाकी इसमें प्रीलिम्स रिलेटेड कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं न्यूज क्या है। ग्लेशियल ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स। तो क्या है टर्म, पहले तो न्यूज देखते हैं क्या था। तो स्टडी हाईलाइटेड दैट द इनएडुकेट रिस्क असेसमेंट of the growing number, size, and volume of glacial lakes across the Himalayan Karakoram Range, despite increased risk of glacial lake outburst। तो न्यूज में ये था। अब इससे तो ये टर्म एक हमें जान लेना चाहिए कि ये जो हमारा टर्म है, इस टर्म का मतलब क्या है। यहाँ ग्लेशियल लेक क्या होता है, ग्लेशियल लेक इज अ बॉडी ऑफ वाटर फॉर्म बाय द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियल आइस। आप समझ सकते हो, इसमें कुछ मुझे नया नहीं दिख रहा है। यहाँ बोला है कि चार तरह का ग्लेशियल लेक होता है, मोरेन डैम्ड होता है, आइस डैम्ड होता है, इरोजन होता है, बाकी जो रिमेनिंग बची है उसको अदर्स लिख दिया है। कुछ खास नहीं लग रहा है मुझे तो इसमें। बाकी इसमें आप देख सकते हो जो इसमें क्या है कि साउथ लोनक में डिस्ट्रॉयड द टीस्टा थ्री डैम, जैसे आउटबर्स्ट हुआ था तो टीस्टा थ्री डैम को ब्रेक कर दिया था। 2013 में एक आया था चोराबाड़ी में, चोराबाड़ी ग्लेशियर लेक में आउटबर्स्ट हुआ था। तो बस हमें पता होना चाहिए चोराबाड़ी ग्लेशियर लेक कहाँ है, तो उत्तराखंड में है, साउथ लोनक
कहाँ है, तो सिक्किम में जस्ट एक इंफॉर्मेशन के लिए हम रख सकते हैं। इम्पैक्ट यहाँ दिया हुआ है, आप बस एक जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए है, मुझे एग्जाम रिलेटेड इसमें तो कुछ ज्यादा खास दिख नहीं रहा है। इम्पैक्ट क्या हो सकता है, डेफिनेटली लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी होगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, अल्टरेशन ऑफ लैंडस्केप, क्योंकि ये अचानक से नदी में काफी ह्यूज अमाउंट में अगर ये वाटर डिस्चार्ज कर देगा तो उससे तो ये सब प्रॉब्लम आना तय है। एक तरह से इसे फ्लड से हम रिलेट कर सकते हैं। बाकी यहाँ कुछ चैलेंजिंग दिया हुआ है, तो इसमें मुझे प्रीलिम से कुछ खास नहीं दिख रहा है, तो हम लोग नेक्स्ट जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। न्यूज इन शॉर्ट्स में देख लेते हैं क्या है। यूएन हाई सी ट्रीटी कम्स इनटू फोर्स, ऑफिशियली नोन एज द बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन एग्रीमेंट। क्या है ये बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन एग्रीमेंट? क्या है, कब अडॉप्ट किया? 2023 में अडॉप्ट किया है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है देख लेते हैं। इंश्योर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ मैरीन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, फोर मेन इशू थे इसके। मैरीन जेनेटिक रिसोर्सेज, ये मेजर्स सच एज एरिया बेस्ड मैनेजमेंट टूल्स, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग। कुछ खास नहीं है, मुझे लगता है ये हमारे लिए इन्फॉर्मेशन का है, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनता है। लीगल बाउंड्रीज आपको पता होना चाहिए, तो आपको पता है 12 नॉटिकल माइल तक अपना टेरिटोरियल रेंज होता है, उसके बाद इंटरनेशनल हो जाता है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि 12 नॉटिकल माइल तक टेरिटोरियल सी बोलते हैं, जो हमारे नेशनल एयर स्पेस में आता है। उसके बाद का जो एरिया है इंटरनेशनल एयर स्पेस में आता है। और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बारे में हमें पता होना चाहिए। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल माइल तक होता है। तो ये इंफॉर्मेशन है जो ये एग्जाम में आ सकता है, जस्ट एक स्टैटिक पोर्शन है, बट इसमें दे दिया है तो हमें एक बार देख लेना है। आयरेना, IRENA, क्या है ये? काफी देख के ही इंपॉर्टेंट सा फील हो रहा है। 16 सेशन ऑफ द इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, आप इन्वायरमेंट पढ़े होंगे तो इसके बारे में आप जरूर पढ़े होंगे आप लोग। असेंबली कंक्लूडेड इन आबू धाबी, कहाँ हुआ है? तो सबसे पहले पता होना चाहिए, आबू धाबी में हुआ है। यूएई विथ एडॉप्शन ऑफ आयरेना मीडियम टर्म स्ट्रेटजी इवेल्युएशन एंड वर्क प्रोग्राम। ठीक है, तो इसमें बस हम लोग रिपोर्ट में देख लेते हैं कुछ कुछ डेटा क्या है, हमें बस डेटा चाहिए। तो ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी एम्प्लॉयमेंट 16.6 मिलियन जॉब्स, हाईएस्ट इन सोलर फोटो वोल्टेइक सेक्टर डोमिनेटेड बाय चाइना। तो आप समझ सकते हो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और चाइना का डोमिनेशन भी दिख रहा है। और इंडिया रिलेटेड क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी एम्प्लॉयमेंट 1.3 मिलियन जॉब है इसमें। सेकेंड इन सोलर वोल्टेइक एंड हाइड्रो पावर एम्प्लॉयमेंट है आफ्टर चाइना। इंडिया, मतलब इंडिया दूसरे नंबर पे आता है। फोर्थ ग्लोबली इन लिक्विड बायोफ्यूल्स एंड विंड एम्प्लॉयमेंट, काफी इंपॉर्टेंट है। सोलर मैन्युफैक्चरिंग है, होल्ड 4.8% शेयर ऑफ ग्लोबल पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग, तो इंपॉर्टेंट है काफी इंडिया। गुजरात इज द लीडिंग स्टेट फॉर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग विद 42% ऑफ द कैपेसिटी, फॉलोड बाई तमिलनाडु। तो आप ये गुजरात याद रख सकते हो, टॉप लीडिंग है अपनी इंडिया में। आयरेना जो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, उसके बारे में आप जान सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो मुझे ये लग रहा है कि इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर था। ठीक है, 2010 से कम इनटू फोर्स हुआ है। और ये मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट दिख रहा है कि क्या है, वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक जो रिपोर्ट है, कौन जारी करता है? आयरेना करता है। तो ये इतना इंफॉर्मेशन मुझे लग रहा है इसमें से, तो ये हमें याद होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट मुझे ये लग रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। ये तो खैर वही है, हर मंथ में होता है ये, तो जस्ट देख लेते हैं क्या है। EU implemented the world's first carbon tax from January 1, imposing a carbon-related levy on import of carbon। तो यूरोपियन यूनियन ने क्या किया कि कार्बन इंटेंसिव गुड्स पे टैक्स लगा दिया है। ठीक है, कब से इफेक्टिव है? 1 जनवरी से इफेक्टिव है, बस यही है, और कुछ खास इसमें नहीं है। जो कार्बन इंटेंसिव गुड्स है उस पर टैक्स लिया जाएगा। किसने लगाया था? यूरोपियन यूनियन ने लगाया, बस।
नेक्स्ट चलते हैं, रूल फॉर प्राइवेट एफॉरेस्टेशन वर्क ऑन लीज्ड फॉरेस्ट लैंड इज। इसमें क्या है, सबसे पहले न्यूज देख लेते क्या है। द चेंज वाज इनेक्टेड बाय अमेंडिंग द कंसोलिडेटेड गाइडलाइंस ऑफ वन अभियान 1980 फॉर्मली द फॉरेस्ट। तो हमें पता होना चाहिए पहले जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है उसका नाम क्या है, वन संरक्षण एवं संवर्धन अभियान। ठीक है, तो ये नाम बदल गया है तो हमें पता होना चाहिए। तो इसमें कुछ खास तो मुझे दिख नहीं रहा है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 2023 है। इट रीनेम द फॉरेस्ट एक्ट 90, इसको हटा के इसको नाम रख दिया गया है फॉरेस्ट अमेंडमेंट एक्ट या फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 है। ठीक है, कुछ खास इसमें मुझे नहीं लग रहा है, तो इसे स्किप कर सकते हैं हम। आगे चलते हैं हम लोग जल्दी से। गवर्नमेंट लॉन्चेस डिजिटल क्लाइमेट एटलस मार्किंग 15 ईयर्स ऑफ निक्रा। तो निक्रा क्या है, निक्रा के बारे में हम लोग देख लेते हैं। निक्रा स्कीम के 4 कंपोनेंट पहले इधर ही देख लेते हैं बॉक्स में। स्ट्रेटेजिक रिसर्च थ्रू नेटवर्क स्पॉन्सर्ड एंड कॉम्पिटिटिव ग्रांट्स, टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन एंड डिसेमिनेशन, नॉलेज मैनेजमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग। न्यूज देखते हैं क्या है। न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म एटलस ऑफ क्लाइमेट एडेप्टेशन इन इंडियन एग्रीकल्चर हैज बीन लॉन्च टू हेल्प फार्म। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए किससे रिलेटेड है, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। इससे हमारा एक ओवरव्यू क्रिएट हो जाएगा। अब सीधा निकरा के बारे में चलते हैं। कब 2011 में लॉन्च हुआ, किसने लॉन्च किया है, आईसीएआर, इंटरनेशनल इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ऑब्जेक्टिव डेफिनेटली क्या होगा, इनहेंस रेजिलियंस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर टू वैलिडेट एंड डेमोन्स्ट्रेट क्लाइमेट रेजिलियंट टेक्नोलॉजी। ये तो ठीक है, बाकी तो बस यही है, कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है, देख सकते हो आप लोग। बाकी अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये लगता है निकरा रिलेटेड किस चीज से है, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन फंड, ये क्या है, तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज नोटिफाइड द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन फंड रूल 2026 टू स्ट्रीमलाइन यूज ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन फंड। क्या है देख लेते हैं फंड के बारे में। ये कंस्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 16 ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 96 के अंडर में आता है। बाकी तो कुछ खास है नहीं, न्यूज से रिलेटेड कुछ मुझे नहीं लग रहा है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओशियन हीट कंटेंट सेट्स रिकॉर्ड इन 2025। रिकॉर्ड बना दिया है भाई 2025 में। ओशियन हीट कंटेंट रिकॉर्ड मतलब सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब किया है ओशियन ने हीट को। सबसे पहले हम न्यूज तो हमने देख लिया, न्यूज देख लेते क्या है। स्टडी हाईलाइटेड द ग्लोबल ओशियन वार्मिंग कंटिन्यूड unabated in 2025 in response to increased greenhouse gas concentration and reduction in सल्फेट एरोसोल। तो ये हमारा न्यूज है, देखते हैं क्या है इम्पैक्ट ऑफ ओशियन वार्मिंग। सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब अगर कर रहा है तो गर्म भी हो रहा होगा, सबसे ज्यादा हीट है सो समुद्र एब्जॉर्ब कर रहा है। तो एब्जॉर्प्शन देखते हैं, 89% ऑफ द एक्सेस एनर्जी इज वार्मिंग द ओशियन। जो भी हीट आ रहा है 89% तो ओशियन को गर्म कर रहा है। 4% ऑफ द एक्सेस एनर्जी इज वार्मिंग द क्रायोस्फेयर, 4% क्रायोस्फेयर को कर रहा है। 6% इज वार्मिंग द लैंड, तो लैंड को 6% कर रहा है, क्रायोस्फेयर को 4%। और ओशियन, तो ओशियन कितना ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर रहा है आप देख सकते हो। और 89 हो गया और ये 10 हो गया, 1% और रह गया ये, तो 1% यहाँ है। 1% ऑफ द हीट एनर्जी वार्मिंग द एटमोसफेयर, तो एटमोसफेयर को सिर्फ 1% हीट ही वार्म कर रहा है। तो ये डेटा हो सकता है स्टेटमेंट में एग्जाम में आ सकता है, मुझे ऐसा लगता है, तो ये हमें पता होना चाहिए। बाकी इसमें प्रीलिम्स रिलेटेड मुझे यही लगता है कि यह स्टेटमेंट वाइज इसमें क्वेश्चन बन सकता है। बाकी ओशियन वार्मिंग है तो ठीक है, बहुत पुराना टॉपिक है। ओशियन हीट करेगा, जितना ज़्यादा करेगा, कोरल ब्लीचिंग का यहाँ दिया है, मैरीन डाइवर्सिटी नीचे
बढ़ेगा, यही सब है। नेक्स्ट देखते हैं आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड 2025 क्या है। न्यूज देखते हैं क्या है। रिलीज्ड बाय नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन इट क्लियरली हाईलाइट दैट रीजन इज वार्मिंग फार फास्टर। तो पता है सब कुछ तो बहुत तेजी से गर्म हो रहा है, तो आर्कटिक क्यों ना तेजी से गर्म होगा भाई, ये भी बहुत तेजी से गर्म होगा, इसका भी रेट बढ़ गया है। और पता है आर्कटिक अगर गर्म होगा तो क्या होगा, अटलांटिफिकेशन होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, अटलांटिफिकेशन होगा, रस्टिंग ऑफ रिवर हो जाएगा, ग्रीनिंग ऑफ आर्ट, ये सब काफी जो टर्म है ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये हर महीने आपको न्यूज में मिलता है, तो आप एक एक लाइन करके पढ़ सकते हो। अटलांटिफिकेशन क्या होता है, आप जस्ट एक रीड कर लोगे आपको पता लग जाएगा। ये ये सब काफी, ये दो टर्म मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ग्रीनिंग ऑफ आर्टिक। सबसे पहले तो यही नहीं पता होता है ग्रीनिंग ऑफ आर्टिक अच्छा वर्ड है कि खराब, तो बिल्कुल ही इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही खराब इंडिकेशन है ग्रीनिंग ऑफ आर्टिक, क्योंकि आर्टिक ग्रीनिंग हो रहा है मतलब बहुत गलत हो रहा है। ठीक है, रस्टिंग ऑफ रिवर आप देख सकते हो क्या है, जस्ट एक रीड कर सकते हो, ये बस इम्पैक्ट है। वाटर बैंक्रप्सी, वाटर बैंक्रप्सी एक टर्मिनोलॉजी है, हमारे लिए बस एक क्वेश्चन है प्रीलिम्स में, वाटर बैंक्रप्सी दे देगा, पूछ देगा क्या है ये। तो सबसे पहले न्यूज देखते हैं क्या है। अ रिपोर्ट बाय यूएन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर वाटर एनवायरनमेंट एंड हेल्थ हाईलाइटेड दैट द प्लैनेट हैज एंटर्ड द ग्लोबल बैंक्रप्सी एरा। मतलब बोल दिया भाई अब तो ये प्लैनेट बैंक्रप्सी एरा में चला गया है। तो देख लेते हैं बैंक्रप्सी है क्या, वाटर बैंक्रप्सी किसको बोलेंगे। इज अ परसिस्टेंट पोस्ट क्राइसिस कंडीशन ऑफ ह्यूमन वाटर सिस्टम इन विच लॉन्ग टर्म वाटर यूज हैज एक्सीडेड रिन्यूएबल इनफ्लो, मतलब जितना रिन्यू होगा उससे ज्यादा खर्च होने वाला है, मतलब यूज जो है वो रिन्यूएबल से ज्यादा होने वाला है एक लॉन्ग टर्म में अगर बात करें तो, इसको हम वाटर बैंक्रप्सी बोल रहे हैं। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी मुझे लग रहा है। इन कंट्रास्ट बोला है वाटर स्ट्रेस क्या होता है। वाटर स्ट्रेस इज अ कंडीशन ऑफ हाई वाटर डिमांड, अगर डिमांड ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है, तो वाटर स्ट्रेस बोलते हैं। क्राइसिस, वाटर क्राइसिस वेयर द शॉक ड्रिवन, मतलब सप्लाई का प्रॉब्लम है, तो वाटर क्राइसिस हो गया। डिमांड बढ़ गया तो वाटर स्ट्रेस बोलते हैं। तो काफी ये क्लोज टर्म है, हमें पता होना चाहिए, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। और ये बोल रहा है फैक्टर लीडिंग टू वाटर बैंक्रप्सी, वो पता है फैक्टर क्या ही होना है, वही सब है, पुराना घिसा पिटा टर्म। यहाँ पे एक बहुत अच्छे से दे दिया है वाटर बैंक्रप्सी क्या है। वाटर इनकम जो है ना एक्सपेंस से कम है, एक्सपेंस ज्यादा हो गया है, इनकम कम है, तो वही है वाटर बैंक्रप्सी। वाटर एसेट क्या है, चेकिंग अमाउंट प्लस सेविंग अमाउंट। ठीक है, ये है, आप देख सकते हो इसमें। नेक्स्ट न्यूज है हमारा, एक्सपेंशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस इमिशन कट रिजीम अंडर कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम। फिर वही आ गया कार्बन क्रेडिट वाली बात है, हर घूम, मुझे लगता है हर महीने में ये सब तो टॉपिक हर महीने में चलता है, एक बार इसको अच्छे से पढ़ ही लेना चाहिए स्टैटिक में, तो वो हमेशा ही चलता रहेगा। हमें बस देखना है इसमें नया क्या है। पहले न्यूज देख लेते हैं। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज नोटिफाइड ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन इंटेंसिटी टारगेट रूल 2025 अंडर। तो इसमें कुछ नया, कुछ नोटिफिकेशन आया है, तो बस वही न्यूज में फिर से आ गया है। ये देख लेते हैं एक्सपेंशन की डिटेल में क्या क्या है। एक्सपेंशन, एडिशन ऑफ 4 न्यू सेक्टर, तो बोल रहा है पेट्रोलियम रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल, टेक्सटाइल एंड सेकेंडरी एल्यूमिनियम टू लिस्ट द ऑब्लिगेटेड सेक्टर टू कट, मतलब इन चार, पहले क्या था एल्युमिनियम, सीमेंट, क्लोर अल्कली एंड पल्प एंड पेपर, यही चार था, और चार को ऐड कर दिया है, बोला इनको भी ऐड करो। ये भी अब सारे टारगेट को देखेंगे, सारे टारगेट को इनको भी अचीव करना है। टारगेट एंड टाइमलाइन दे दिया, न्यू रूल मैंडेट 208 स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल यूनिट टू रिड्यूस देयर ग्रीन हाउस गैस इमिशन इंटेंसिटी स्टार्टिंग फ्रॉम कंप्लायंस ईयर 2025। बोला इनको भी ऐड करो, ये सब भी अब कम करेंगे। गोल क्या है इनका, 3 to 7% है इनका कि कम करना है।
ठीक है, सबको टारगेट दे दिया भाई, जितना भी कट करो उसका 3 से 7% खर्च कम करना है, आपको रिड्यूस करना है। सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। द मूव अलाइन विथ इंडियाज नेशनली डिटरमिन, एनडीसी के बारे में आपको पता होगा, टारगेट ऑफ रिड्यूसिंग द एमिशन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी बाई 45% बाई 2030 एंड नेट जीरो बाई, तो ये आपको पता है 50% 50 का है, 30 तक 45% और नेट जीरो तो 70 है, 2070, तो ये है। तो यही है बस, आपको पता नहीं, चार हमने जो ऐड किया है, तो ये आप, मुझे लगता है ये बस हमारे लिए इसमें इंपॉर्टेंट हो गया। एल्युमिनियम, सीमेंट, क्लोरअल्कली एंड पल्प, सॉरी ये तो प्रीवियस था। अभी जो ऐड किया है, पेट्रोलियम रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल, टेक्सटाइल एंड सेकेंडरी एल्यूमिनियम, ये चार वर्ड मुझे हमें याद रखना है, बस यही है कुछ। ये देखते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या होता है, आपको ऑलरेडी पता होगा सेकेंडरी पोल्यूटेंट होता क्या है, प्राइमरी पोल्यूटेंट और सेकेंडरी पोल्यूटेंट। तो हम यहाँ देखेंगे न्यूज में क्या है, नया क्या आया है। A recent analysis by Center of Research on Energy and Clean Air found that at least one third of the Delhi's annual PM 2.5 pollution can attributed to, तो यही बोल रहा है कि वन थर्ड जो दिल्ली का PM 2.5 है वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट में कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, वहां तो भाई दिल्ली में यही सब है ही। सेकेंडरी पोल्यूटेंट होता है कि आपको पता है, जो डायरेक्टली नहीं है वो सेकेंडरी है, डायरेक्टली क्या है, जो डायरेक्टली है, जो डायरेक्ट सोर्स से नहीं आ रहा है वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। डेफिनेशन सिंपल है बट माइंड में एक दोनों का डिवीजन पता होना चाहिए। These pollutants are not emitted directly from a source like vehicle, वही है, ये सब लिख रखा है, कुछ खास तो मुझे लग नहीं रहा, वही सब पुराना स्टैटिक इंफॉर्मेशन है। तो आपको बस इतना पता होना चाहिए, सेकेंडरी स्टैटिक को ही एक तरह से रिवीजन करवा रहा है कि प्राइमरी पोल्यूटेंट क्या होता है। प्राइमरी वो होता है जो डायरेक्ट सोर्स से आया, सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या होता है, जो डायरेक्ट सोर्स से आ रहा है उसके कॉम्बिनेशन से कुछ नया बन रहा है, तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। तो ये हमारा स्टैटिक है, जस्ट एक रिवीजन के लिए। नेक्स्ट क्या है, ब्लू कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्री, एक नया कैटेगरी आ गया है, सीपीसीबी के बारे में बोला है। सीपीसीबी हैज क्लासिफाइड कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स एज इसेंशियल एनवायरमेंटल सर्विस अंडर ब्लू कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्री। एक्चुअली बहुत सारा कैटेगरी होता है यहाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल कैरेक्टर, पोल्यूशन इंडेक्स 80 से ज्यादा है तो रेड बोलते हैं, 55 से 80 है ऑरेंज बोलते हैं, 25 से 55 ग्रीन बोलते हैं, 25 से कम है तो व्हाइट कैटेगरी बोलते हैं। तो ये है, इसमें देखते हैं क्या है। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में बोल रहा है सीपीसीबी। CPCB developed a pollution index based scoring methodology to classify industrial sector guided by precautionary principle। तो यही है, इसके बारे में है। बाकी क्या है, ब्लू कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्री वो क्या है, इट इंक्लूड्स एसेंशियल इन्वायरमेंटल सर्विस, क्या है ESS, essential environmental service are those facility which are essential to control, abate and mitigate pollution generated from domestic एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज की एग्जाम्पल में दे दिया है, STP है, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है, बायो माइनिंग है, कंपोस्टिंग यूनिट है। तो मुझे लगता है ये हमें याद होना चाहिए, क्या पता इसमें से कुछ क्वेश्चन आ जाए। ICGS समुद्र प्रताप क्या है, समुद्र प्रताप है क्या, नाम सुन के पता नहीं क्या ही होगा। तो समुद्र से तो वही है, ICGS समुद्र, इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियसली डिजाइंड पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है बस, और कमीशन कहाँ हुआ है, गोवा में हुआ है। यही एक फर्स्ट है इंडिजिनियसली डिजाइन पोल्यूशन कंट्रोल वेसल, तो हो गया। समुद्र प्रताप क्या है, तो माइंड में हमें पता होना चाहिए है क्या, पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है, ठीक है। लार्जेस्ट शिप इन इंडियन कोस्ट गार्ड फ्लीट के पास सबसे बड़ा यही है, तो बस इसे एक लाइन में हमें याद रखना है। न्यू रामसर साइट्स, दो और रामसर साइट्स आ गए हैं, अब टोटल हो गया 98। ठीक है, देख लेते हैं दोनों क्या है। पहला आया है पटना बर्ड सेंचुरी। पटना बर्ड सेंचुरी है कहाँ, तो भाई पटना में नहीं है, ठीक है ना, खेल यहीं पे हो जाएगा, ईटा डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए पटना बर्ड सेंचुरी कहाँ है, ईटा डिस्ट्रिक्ट। तो आधा खेल तो यहीं पे हो जाएगा कि कहाँ है, तो पटना में नहीं, पटना में नहीं है, ठीक है।
इसमें क्या है कि फेमस है, बहुत सारा दिया हुआ है, कभी याद होता नहीं इसलिए याद करना नहीं चाहिए। नेक्स्ट जो है छाड़ी धन वेटलैंड रिजर्व है, ये कहाँ है? तो ये गुजरात में है, रन ऑफ कच्छ में है। लोकेशन हमें याद होना चाहिए। टोटल कितने हो गए हैं? तो 98 हो गए हैं। दो न्यू क्या है? पटना बर्ड सेंचुरी, छाड़ी धंध वेटलैंड रिजर्व है। तो ये दो नाम याद होना चाहिए। पटना कहाँ है? तो ईटा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में है। सेकंड कहाँ है? तो रन ऑफ कच्छ इन गुजरात है। ये इसमें का इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट आते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क। देखते हैं इसमें न्यूज क्या है। प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली इनॉग्रेटेड द काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट, ठीक है, टू इंश्योर सेफ वाइल्ड लाइफ मूवमेंट अक्रॉस काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, तो बस न्यूज है। बाकी हमें काजीरंगा नेशनल पार्क कौन से दो रिवर के बीच में है? तो कार्बी रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच में है। कहाँ है? सबको पता है, असम में है। ठीक है, बस इतना ही है। ये क्या है? कुंभलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज इश्यूड a notification declaring कुंभगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज ए इको सेंसिटिव जोन। तो ये पता होना चाहिए इको सेंसिटिव जो रिसेंटली किसको डिक्लेयर किया गया है? तो कुंभल कुंभलगढ़ कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को किया गया है। कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। होप आइलैंड एंड कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है भाई? आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट वुड डेवलप अ सैटेलाइट लॉन्चिंग फैसिलिटी एज पार्ट ऑफ द स्पेस सिटी प्रोजेक्ट ऑन द होप आइलैंड। होप आइलैंड का है पार्ट ऑफ कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अब न्यूज में आ गया है, तो हमें ये पता याद रहना चाहिए कहाँ है। तो आंध्रा में है। ठीक है, तो अचानक से क्वेश्चन आ जाएगा कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, देख सकते हैं। ठीक है, ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश एट द कन्फ्लुएंस ऑफ गोदावरी रिवर विद द वे ऑफ बंगाल, पार्ट ऑफ गोदावरी मैंग्रोव्स। बस ठीक है, इतना ही है। नेक्स्ट न्यूज है सेकेंड रेंज वाइड एस्टिमेशन ऑफ रिवरीन एंड एस्चुरिन डॉल्फिन लॉन्च्ड अंडर, वही प्रोजेक्ट डॉल्फिन की बात कर रहा है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन कब शुरू हुआ है? 2020 में शुरू हुआ है। ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, तो खास नहीं है कुछ, प्रीलिम से रिलेटेड, इसको आप स्किप कर सकते हैं। बैक्टीरियन कैमल, बैक्टीरियन कैमल है ये। न्यूज में देखते हैं क्या है। टू बैक्टीरियन कैमल फीचर्ड इन 2026 रिपब्लिक डे परेड में इसको लेके आया गया है भाई। अब सबको पता लग गया ऐसा कुछ है, तो अब ये क्वेश्चन बनने के लिए तैयार हो गया है। ठीक है, तो हैबिटेट हमें पता होना चाहिए कहाँ का है। नेटिव टू स्टेपिस एंड एरिड रीजन, सेंट्रल एशिया में बोला कि ऐसा है। कहाँ? गोबी एंड टकला मकान रिजर्व, ये आपको पता होना चाहिए। आप कमेंट में बता सकते हो कि कौन से कंट्री में है, कौन से एरिया में है। गोबी एंड टकला मकान काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो बस यही है, रिपब्लिक डे परेड में ले आया, तो अब इसका कंजर्वेशन स्टेटस चाहो तो आप याद रख सकते हो। क्या है? इंडेंजर्ड है, ई एन, इंडेंजर्ड है। ये हमें याद होना चाहिए। स्टिंगलेस बीज, स्टिंगलेस बीज आ गया है। अमेजन स्टिंगलेस बीज बिकम द फर्स्ट इंसेक्ट टू बी ग्रांटेड लीगल राइट्स। लो भाई, अमेजन स्टिंगलेस बीज, तो ये न्यूज है। ओरिजिन दिया हुआ वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट बी लाइनेज एग्जिस्टिंग फॉर नियरली 80 मिलियन ईयर्स हो। तो बस याद रखना कहाँ के, तो अमेजन से स्टंग, ये बस जो न्यूज है हमें लगता है वही इंपॉर्टेंट है बस। फ्रेश वाटर प्यूफर फिश, साइंटिस्ट हैव कंफर्म इंडिया फर्स्ट केस ऑफ प्यूफर फिश पॉइजनिंग। ये क्या है? फ्रेश वाटर प्यूफर फिश, they are a diverse group of approximately 30 to 35 species in the family of Tetradontidae. Their entire life in the fresh water. Common name क्या है? टोडा फिश, पटका फिश, यही सब है।
तो इसमें पॉइजनिंग पाया गया है, तो बस ठीक है, इसके बारे में बस पता होना चाहिए क्या है। ओमनीवोरस है, ठीक है। इसमें इम्पोर्टेंट तो मुझे नहीं कुछ दिख रहा है इसमें, जस्ट एक रीड कर सकते हैं इसे, खास इंफॉर्मेशन नहीं है। माइकोराइजल नेटवर्क क्या है? माइकोराइजल नेटवर्क आ गया है। अमेरिकन बायोलॉजिस्ट हैव बीन awarded the Taylor Prize for environmental achievement for mycorrhizal network, ठीक है। तो टेलर प्राइज दे दिया गया है किस लिए? माइकोराइजल नेटवर्क के लिए। टे टेलर प्राइज को ही नोबेल ऑफ द एनवायरनमेंट भी बोला जाता है, ठीक है। अब माइकोराइजल नेटवर्क क्या है देख लेते हैं डेफिनेशन। दीज आर द अंडरग्राउंड फंगल नेटवर्क। फंगल नेटवर्क को माइकोराइजल नेटवर्क बोलते हैं, इन विच माइकोराइजल फंगी कनेक्ट द रूट ऑफ द मल्टीपल प्लांट थ्रू हाइफे। तो बस यही है। बायोबिटोमिन क्या है? बायोबिटोमिन, इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू कमर्शियली प्रोड्यूस बायोबिटोमिन इन रोड का। तो हमें पता होना चाहिए बायोबिटोमिन क्या है, कहीं ना कहीं रोड कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, बस यही है। Bio, it is an alternative form of bitumen manufactured from organic element. ऑर्गेनिक एलिमेंट्स इसको बनाते हैं, एग्जाम्पल एग्रीकल्चर वेस्ट से बनाते हैं, तो काफी अच्छा चीज है, ठीक है। बस हमें एक कनेक्टिविटी इसका होना चाहिए रोड कंस्ट्रक्शन से है। बायोमटेरियल, बायोमटेरियल प्रोवाइड सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल पेट्रोलियम बेस्ड प्रोडक्ट। तो पेट्रोलियम बेस्ड प्रोडक्ट का ये अल्टरनेटिव बन सकता है बायोमटेरियल। बायोमटेरियल क्या होता है? Biomaterial are the materials derived entirely or partially from biological source or created through biological process. एप्लीकेशन क्या है? बायो इंजीनियरिंग, बायोमैन्युफैक्चरिंग, तो खास नहीं है ये। आप बायोमटेरियल क्या दे रखा है? क्लासिफिकेशन दे रखा है, ड्रॉप इन बायोमटेरियल, ड्रॉप आउट बायोमटेरियल, नोवेल बायोमटेरियल। मुझे कुछ इम्पोर्टेंट नहीं लगता ये, बस आप इसमें यही रख सकते हो बायोमटेरियल क्या है, तो पेट्रोलियम बेस्ड प्रोडक्ट के लिए एक अल्टरनेटिव है, बस। तो ये वीडियो हमारा कंप्लीट हुआ।